सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है टीकाकरण, बदलते नियम सुलगते सवाल, जिसका संबंध कोरोना महामारी के टीकाकरण और इसके नियमों में लगातार चल रहे बदलाव के संदर्भ में। दरअसल देश में कोरोना वैक्सीन कहीं ज्यादा कहीं कम गति से चल रहा है। सरकारी दावों के अनुसार हर दिन तकरीबन 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं और देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए चुके हैं। इनमें करीब 3.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों टीके कमोबेश लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच बार बार जो फैसले बदले जा रहे हैं, तमाम नियम जो बदले जा रहे हैं, उससे इस वैक्सीनेशन के संदर्भ में सरकार की नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। वैक्सीनेशन के संदर्भ में पहले सरकार ने लंबी आनाकानी की विदेश की वैक्सीनों को अनुमति देने के संदर्भ में। दुनिया भर में जिन वैक्सीन को WHO के द्वारा मान्यता दे दी गई थी, उनके संदर्भ में भारत को आयात करने के संदर्भ में अनुमति देने में काफी इंतजार करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, इसका उत्तर नहीं मिला। जिस समय पर एस्ट्राजेनेका की और कोवैक्सीन, इन दोनों को अनुमति दी गई तो बताया गया कि इनके 2-2 डोज लगेंगे और 28 दिन के अंतराल से लगेंगे, अर्थात 4 हफ्ता का गैप इनके बीच में रखा जाएगा। फिर जब वैक्सीन का सिलसिला चालू हुआ और वैक्सीन की कमी महसूस की जाने लगी, तभी अचानक 22 मार्च को फरमान आया कि ज्यादा बेहतर होगा अगर इस अंतराल को बढ़ाया जाए और एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके संदर्भ में कहा गया कि इसे 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर लगाया जाएगा अंतराल से पहले डोज के बाद में, तो यह ज्यादा प्रभावी रहेगी। अब जब से 1 मई को अनुमति दी गई है कि 18 से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाए, हर तरफ वैक्सीन की किल्लत है और इस किल्लत के बीच में नया फरमान कल आया है जिसके अंदर बताया गया है कि बेहतर होगा अगर यह अंतराल 12 हफ्ते से ज्यादा रहे, अर्थात पहले डोज के बाद दूसरा डोज 3 महीने के अंतराल के बाद लगाया जाएगा तो यह वैक्सीन ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। साथ ही एक नया फैसला यह भी इसके अंतर्गत आया है कि जिनको कोरोना हो रखा है उनको 6 महीने तक वैक्सीन लगाने की जरूरत है, 6 महीने के बाद उन्हें वैक्सीन लगाया जाए। लोगों के बीच में इस बात को लेकर सहजता से सवाल है कि वाकई वैक्सीन प्रभावी होगी इसलिए अंतराल बढ़ाया गया है, या वैक्सीन है नहीं तो अपने इस संकट से निपटने के लिए लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर दिया गया है। इस अहम विषय पर हम बात करेंगे। साथ ही कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में एक जो मसला बीच में फंसा है वो है राज्यों और केंद्र के बीच में। तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर करने जा रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ग्लोबल टेंडर की जरूरत महसूस ही हो रही है तो केंद्र सरकार के स्तर पर ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है। केंद्र एक बड़े स्तर पर खरीद करती तो बेहतर दरों के साथ में शायद वैक्सीन को भारत के लिए उपलब्ध करा पाने में सफल रहती। तो ये तमाम मसले वैक्सीन के संदर्भ में जिन पर विशेषज्ञों से चर्चा के माध्यम से एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जनता के जहन में जो तमाम सवाल हैं उनके उत्तर खोजने की कोशिश इस चर्चा में आज हम करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं, उस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इसी प्रकार के परिदृश्य को लेकर है। हमारा विचार सूत्र एक कहता है कि ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी, अर्थात मानव जाति बहुत अधिक यथार्थ को सहन नहीं कर सकती। TS इलियट के द्वारा यह विचार सूत्र हमें दिया गया था। अर्थात हम यथार्थ, वास्तविकता क्या है, ये बार बार बोलते तो हैं पर वास्तविकता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसीलिए जो लोग सत्ता के केंद्र में रहते हैं वो अपनी तरफ से ज्यादा वास्तविकताओं से जनता को रूबरू कराने के संदर्भ में आशंकित या सशंकित रहते हैं। उन्हें लगता है कि सब बातें बताई जाएंगी, पता नहीं उस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस रूप में लेंगे किस रूप में नहीं लेंगे। ये भी तमाम कारण रहते हैं जिसके कारण से फैसलों के संदर्भ में उतनी पारदर्शिता नहीं रह पाती है। बहरहाल हम इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में जो शुरू से ही भारत में विवाद का विषय बना है इस पर बात करेंगे और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और इस विषय के संदर्भ में अपनी राय से हमेशा एक विशेषज्ञ का बोध कराने वाले TS सिंहदेव साहब खासतौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले जी हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। IMA इस समय काफी नाराज है, देश में जिस तरीके से कोरोना से निपटा जा रहा है उसके तौर तरीकों को लेकर असंतुष्ट है। उसे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद हैं जो डीन हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में अजय विष्णु जी भी होंगे जो मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है। चर्चा की शुरुआत हम सिंहदेव साहब से ही करते हैं और सिंहदेव साहब, सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है वो 2 मुद्दों को लेकर उठ रहा है। एक वैक्सीन के आयात के संदर्भ में
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि हम आयात करने पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल टेंडर कर दिया है। कल आपका भी बयान आया था कि हम भी संभावनाएं तलाशेंगे। उड़ीसा भी ग्लोबल टेंडर कर रहा है। तो पहला तो जानने में यही दिलचस्पी है कि राज्य सरकारों को ये ग्लोबल टेंडर करने जैसे फैसले लेने पड़ रहे हैं, कितने सही कितने गलत, एक। और दूसरा, ये जो कोविशील्ड के संदर्भ में पहले 4 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते की बात, और सरकार ने फैसला लिया 12 हफ्ते के संदर्भ में, हमारे हित में लिया या अपने हित में लिया, थोड़ा भ्रम बना हुआ है। सरकार को अपनी सुविधा दिखी इस फैसले में या हमारी जान की सुरक्षा महसूस हुई? थोड़ा आपसे रोशनी मिले। जी हिमांशु जी प्रणाम जी। हमारे सारे पैनलिस्ट हैं, राजीव जी हैं, जयेश जी हैं, अन्य सभी पैनलिस्टों को प्रणाम। आज अक्षय तृतीया की और ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जो आपने वैक्सीन के संदर्भ में और ग्लोबल टेंडर के लिए आपने बात को रखा, तो कुछ राज्यों ने आगे आके उत्तर प्रदेश और बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ने इसमें पहले पहल की, फिर और राज्यों ने भी कहा कि हम भी ग्लोबल टेंडर की तरफ जा रहे हैं। कारण उसका सीधा सीधा यही है कि देश के अंदर जब वैक्सीन नहीं मिल रही है तो नागरिकों का दबाव सरकारों के ऊपर पड़ रहा है कि हमको वैक्सीन उपलब्ध कराइए। ये नीति से मैं सहमत नहीं हूं जो शुरू से ही राज्य सरकारों के ऊपर ये डाली गई। ये एक ही जगह से वैक्सीन खरीदी होनी चाहिए, और चाहे ग्लोबल टेंडर हो, अगर उसकी स्थिति आती है तो एक ही जगह से होनी चाहिए, और वो है केंद्र सरकार। दूसरी जहां तक बात है छत्तीसगढ़ के इस संदर्भ में, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हो रही थी तो ये बात उठी थी कि ग्लोबल टेंडर के बारे में हम क्या विचार हमको करना चाहिए। तो उसमें राय यही बनी थी कि और राज्य जो लगा रहे हैं टेंडर, उनकी देख लें प्रक्रिया क्या होता है, कौन सी वैक्सीन कितने रुपए में मिलती है, कितनी वैक्सीन मिलती है, उपलब्धता वैक्सीनों की कितनी है, और उस हिसाब से फिर टेंडर में भाग लेने का सोचे। हालांकि मेरा बिल्कुल साफ ये मानना है कि ये प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए, और चाहे ग्लोबल टेंडर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे वैक्सीन को 18 से 45 साल उम्र तक के नागरिकों को लगाने की बात हो, ये खरीदी वैक्सीन केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जहां तक समय अवधि की बात आपने कही, तो कोरोना के संबंध में वैज्ञानिकों को आज भी बहुत कम अनुभव और जानकारी हो पाई है। इसके लगातार म्यूटेशन के संबंध में भी बातें आ रही हैं, और हर वैज्ञानिक, हर जानकार इस बात को जानता है और कह रहे हैं उन लोग कि ये स्वरूप है वायरस का कि ये लगातार म्यूटेट होता रहेगा, और कब क्या प्रभाव, कैसा स्वरूप इसका होगा, इसकी जानकारी नहीं है। इन परिस्थितियों में जहां की हमारा अनुभव बहुत सीमित है, शुरू भी इससे हम लोगों ने बात की कि एक वैक्सीन को उपयोग में मार्केट में लाने के लिए कम से कम 10 से 15 साल, 5 से 15 साल विशेषज्ञ कहते हैं लगते थे। इसको हमने 5 महीने में कर डाला। तो 15 साल के शोध में जो जानकारियां हमको मिल जाती थी कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कारगरता क्या हो सकती है, हमको नहीं है, और हम सीधे सीधे मैदान में उतर गए। कोरोना के वायरस के इस जंग में जो वैक्सीन तैयार मिली, हमने उसको लगाना चालू कर दिया, और अनुभव हम वैक्सीनेशन के साथ हासिल कर रहे हैं। ये जो पहले प्रोटोकॉल आया कि 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा, फिर प्रोटोकॉल आया कि 6 से 8 हफ्ते के बाद में ये डोज लगेगा, अभी प्रोटोकॉल आया है कि 12 से 16 हफ्ते बाद अगर आप कोविशील्ड को लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी बन सकती है। अभी 81.4% की बात हो रही है कि ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी बनने के चांसेस हैं। ये वैक्सीन के लंबे शोध के अभाव में उपयोग के साथ साथ जो जानकारियां आ रही हैं, उस आधार पे वैज्ञानिक ऐसे सुझाव दे रहे हैं। कहीं कहीं ये भी बात आती है जरूर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की कमी है इसलिए इसका समय लंबा करते जा रहे हैं। तो उसका वो भले वो पहलू हो, लेकिन सच्चाई ये है कि WHO ने भी कोविशील्ड के संदर्भ में 12 हफ्ते तक का भी प्रोटोकॉल रखा था। जब भारत सरकार ने इसको 6 से 8 हफ्ते का रखा था, 12 हफ्ते का प्रोटोकॉल लागू था, विश्व में अलग जगह लागू था। अब हमने इसको 12 से 16 हफ्ते किया है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे सिंहदेव साहब, जो ये अवधि के संदर्भ में, हम टेंडर के संदर्भ में, ग्लोबल टेंडर के संदर्भ में बाद में बात करेंगे। ये जो अवधि है, ये केवल एस्ट्रोजेनिका की जो वैक्सीन है, इसी के संदर्भ में ये सब विवाद क्यों चल रहा है?
फाइजर की आई 21 दिन का अंतराल है, आज भी 21 दिन के अंतराल के साथ में है। मॉडर्ना है वो भी 28 दिन के अंतराल के साथ चल रही है। स्पुतनिक भी अपने 21 दिन के अंतराल के साथ चल रही है। केवल और केवल ये जो विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो एस्ट्रोजेनिका की कोविशील्ड के संदर्भ में ही हो रही है। इस पर मेरा सवाल है, और सवाल इस संदर्भ में है, 2-3 सवाल। एक कि सबसे पहले यह फैसला ब्रिटेन ने लिया यूके के संदर्भ में कि उन्होंने इसकी अवधि 12 हफ्ते की। वहां पर भी यही बात निकलकर सामने आई कि वो भी अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, और कुल मिला के कुछ लोगों से बातचीत करके उन्होंने 22 फरवरी 2021 को यह अवधि बढ़ाकर 12 हफ्ते की कर ली। भारत सरकार ने 22 मार्च को अपना प्रोटोकॉल बदला था, जिसमें 4 हफ्ते की जगह इसे 6 से 8 हफ्ते किया। गलती की हमने। अगर हमें यह करना ही था तो पहली बार में ही हम इसे 12 हफ्ते का कर लेते। इस देश में पहले ही वैक्सीन को लेकर एक भ्रम की स्थिति है। गांव के गांव वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इसको लेकर तमाम आशंकाएं हैं। ऐसे बार बार फरमान बदलने से क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है? जो भारत ये गर्व के साथ बता रहा था कि सबसे बेहतर वैक्सीनेशन कार्यक्रम हम चलाएंगे, हालत यह है कि पहले हम जब निश्चित सीमा में लोगों को लगा रहे थे तो 30 लाख 35 लाख लगा रहे थे, अब 20 लाख के लाले पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सिंहदेव साहब, हमारी रीति और नीति दोनों के संदर्भ में कोई असंतोष आपके मन में नहीं आता? आपका कहना सही है हिमांशु जी कि अगर सरकार के माध्यम से इस प्रकार से नीतियों में बार बार परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में ये बात आएगी कि अरे ये क्या हो रहा है। जो एक बार बात कही गई, अगर सरकार कहती है तो उसका वजन होता है और उसकी एक विश्वसनीयता होती है, और उसमें बार बार अगर बदलाव होगा तो लोगों के मन में संशय की स्थिति बनती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और 12 महीने का भी जो आपने कहा, अगर ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट हो चुका था तो एक बार ही इसको अडॉप्ट किया जा सकता था। हालांकि कोवैक्सीन के संदर्भ में भी जो पहले 4 हफ्ते का प्रोटोकॉल आया, अब उसको भी बढ़ा के 6 से 8 हफ्ता रखा गया, 4 से 6 हफ्ता रखा गया है। तो ये परिवर्तन बार बार नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक बार, क्योंकि बात हम वैज्ञानिकों की करते हैं, तो वैज्ञानिकों की राय लेके एक बार की हमको निर्णय ऐसा लेना चाहिए ताकि लोगों के मन में संशय ना हो। तो सिंह साहब इत्तेफाक रख रहे हैं कि बार बार इस प्रकार से फैसले लेने से विश्वसनीयता का संकट तो पैदा होता है। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर जयेश लेले जी हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं जय विष्णु जी के पास जाऊं उससे पहले जयेश लेले जी से बात करना चाहूंगा। और लेले साहब, वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर आपने सरकार की नीतियों को लेकर तो खुला पत्र लिखा था बीते 8 मई को। ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर कितना संतुष्ट कितना असंतुष्ट हैं? क्या सवाल हैं आपके जिनके उत्तर अभी आपको सरकार से मिलते नहीं हैं? जैसे वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो शुरू हो गया जी जनवरी में, तभी हमने बताया था कि आप हमारे आईएमए के सभी मेंबरों को, आप जैसे हमारे जो 1800 ब्रांचेस है और काफी एक्टिव मेंबर जो 1 लाख के ऊपर हॉस्पिटल्स ओनर्स भी है, तो उनको इन्वॉल्व करो। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। उसके बाद में जैसे हमने उनको बोला कि भाई आप उनका कोमॉर्बिडिटीज तभी उन्होंने बताया था, लेकिन उसके बाद में हमने खुद बोला कि आप एक्सटेंड करो, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो इम्पोर्टेंट टूल है। और वो टाइम पे आप अगर याद होगा कि वैक्सीन नहीं लगने से 18 to 45 ईयर का जो ग्रुप था, वो जिनको पहले उतना वैक्सीन नहीं लगा था, और वो एक ग्रुप जो कैरियर बन गया, और वो कैरियर इतना बन गया कि आप देखो कि आज लास्ट में आप जो दूसरी वेव जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितने केसेस है। रोज 3.5 लाख के ऊपर केसेस है। 3.5 से 4,000 पेशेंट हमारे मर गए, एक्सपायर हो गए। तो वो टाइम पे हमने उनको बोला था कि ये वैक्सीन का जितना से जल्दी वो होना चाहिए। खाली ऐसा एक पेपर के ऊपर आप बात करते रहेंगे कि ये हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इससे वैक्सीन नहीं होता है। वैक्सीन हैज टू बी डन इंटेंसिवली। अभी आप अमेरिका के साथ में आप कंपेयर करिए, अमेरिका ने 60-70% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है, और हम कहां तक पहुंचे हैं आप अगर देखो तो हमारे पास कोई डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत वीक चल रहा है। रोज उसका नया आ रहा है। शुरू में इतना वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन हो गया, तभी आईएमए के डॉक्टरों ने जाके कुछ बोला कि हम आईएमए के डॉक्टर को वैक्सीन देने को देते हैं, और हम एज अ सैंपल वैक्सीन ले लेंगे और सब मरीज को बताएंगे आप वैक्सीन लेना चालू कर दो। तभी वैक्सीन जो बढ़ गया। अभी के तारीख में जैसे 18 से लेके 45 में, तभी वापस हमने लिखा था कि 100 सेंटर खोलने के लिए हमको परमिशन दी जाए। हमने लेटर लिखा है
कि 100 सेंटर दे दो, हमको वैक्सीन दे दो, हम फ्री में दे देंगे उसको। हमारा IMA के तरफ से ये दिस विल बी अ सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। और जहां तक आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं तब तक आपके केसेस कम होने वाले नहीं है। तो ये बहुत ही वॉर फुटिंग के ऊपर हमको वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी डिस्कशन होता है और जहां भी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो डिस्कशन कुछ गलत साइड में जा रहा है उसको करेक्ट करना चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी, ICMR, WHO ने करेक्ट करके बराबर से एग्जैक्टली होना चाहिए कि भाई 3 हफ्ते में लेना है या 4 हफ्ते में लेना है या 4 महीने में लेना है। ऐसा आप रोज घड़ी घड़ी बोलेंगे कि आप 4 हफ्ते के बाद में ले लो, नहीं, बेहतर होगा कि आप 8 हफ्ते के बाद में ले लो। अभी बोल रहे हैं कि भाई 4 महीने के बाद में ले लो। ऐसा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चलता है, बिकॉज एवरीबडी इज अननोन। अभी खुद फॉर एग्जाम्पल अभी स्पुतनिक जब भी आया तभी हमने खुद डॉक्टर रेड्डीज लैब को लेटर लिखा है और डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ में हमारी बात चल रही है कि अगर वो हमको वैक्सीन देते तो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कम से कम 100 सेंटर में रन करेंगे एज अ IMA, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक एंड इट विल बी अ सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का पूरा जो डिस्कशन है वो वापस रिव्यू होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को रिव्यू होने की जरूरत महसूस करते हैं डॉक्टर जयेश ले लीजिए। डॉक्टर राजीव सूद मेरे साथ में हैं जो डीन है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के। राजीव साहब, आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है कि वैक्सीन के संदर्भ में जब पहले डोज के बाद लोग संक्रमित हुए तो दलील ये दी गई कि ये पहला डोज है, पहले डोज के बाद संक्रमित हो सकते हैं। एक्चुअल इम्यूनिटी जो है सेकंड डोज के बाद आती है। सेकंड डोज के बाद जब लोग संक्रमित होने लगे तो बताया गया कि उसके बाद 14 दिन और लगते हैं उसको प्रॉपर तरीके आपको प्रोटेक्ट करने के संदर्भ में। तो लोगों ने माना 28 दिन, 14 दिन और सही, तो कुल मिला के 42 दिन अर्थात 1.5 महीने का तक वैक्सीन के साथ में मैं अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूं। अब जो कार्यक्रम बन के प्रस्तुत किया जा रहा है वो तकरीबन 4 से 5 महीने तक असुरक्षा के साए में ही रहना है वैक्सीन लगने के बाद। बतौर चिकित्सक आप इसे कितना बेहतर मान रहे हैं जिस दिशा में चल रहे हैं हम? देखिए, हमारे जितने आपका कहना, आपका जो शंका है वो बिल्कुल जायज है जी। आप ये देख लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी ड्रग ट्रायल होता है या वैक्सीन का ट्रायल होता है, उसका एक ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है, उसको बार बार चेंज नहीं किया जाता जब तक एटलीस्ट उसकी कोई इंटरिम एनालिसिस ना हो जाए। आपने एग्जांपल दिया यूके का। यूके के अंदर पहले ये एक एक्सपर्ट एडवाइस था, ये एक्सपर्ट एडवाइस था। उन्होंने जब एंटीबॉडी टाइटर्स किए कि 12 वीक के बाद अगर वैक्सीन लगाएं सेकंड डोज तो उसमें ये ज्यादा आता है एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स, पर उसमें 4 से 8 हफ्ते करना और फिर 8 से 12 हफ्ते करना और 16 वीक करना और फिर कहना कि सेकंड वीक के बाद 14 दिन और चाहिए, ये सचमुच समझने में मुश्किल एज फिजिशियन भी हमको आती है। और दूसरी बात यह है कि हम इसके रिजल्ट्स कोई, ये बार फुटिंग पे काम होने वाली चीज है, इसके रिजल्ट्स को हम कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी जिस तरह से, क्योंकि आप देखिए कि 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और 4 करोड़ को अगर लगी है, आपको 4.25 करोड़ को फर्स्ट डोज लगी है अभी सिर्फ, और अब उनकी डोजेस डिले कर दी जाएंगी तो ठीक है, उसमें इम्यूनिटी आएगी। अब आपने एक क्वेश्चन ये भी उठाया, सवाल उठाया, फाइजर है, मॉडर्ना है, आपकी कोवैक्सीन भी है, किसी के अंदर ये चेंज नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया चेंज क्योंकि कोई भी जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सोसाइटी में किसी ड्रग से या इन्वेस्टिगेशनल एजेंट से, तो हम लोग एक गाइडलाइंस में एक्सपर्ट ओपिनियन का भी एक स्पेस होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन किन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और उसके बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यूके में हो गया और उन्होंने स्टडी कर लिया तो इंडिया में भी ऐसा होगा। पर आप को एज चिकित्सक आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं तो हमको ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, और हमको एक बार 12 वीक के लिए हमने फिक्स कर दिया और उसको हमने ये किया था कि अगर किसी का डिले होता है 4 वीक में तो वो 8 वीक तक ले सकता है। पर अगर आप 16 वीक बोलेंगे और 16 वीक के बाद आप बोलेंगे कि 4 वीक और ऐड कर दो, 20 वीक हो जाएगा। और 20 वीक्स का मतलब ये हो गया कि पहले ये बोला जा रहा था कि अगर आपने 3-4 महीने डिले किया है तो आपको फिर जो डोज लगेगी उसको पहली डोज माना जाएगा। पर अब ये सारी गाइडलाइंस अब चेंज होती दिख रही हैं और वैक्सीनेशन में कंफ्यूजन तो है, पर सिर्फ कोविशील्ड में है। बाकी की जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं
उसके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं है। अब दूसरी बात जो आ रही है, हमारी मेन हमारे पास कमी, जो वैक्सीन की कमी है, अब स्पुतनिक ने भी कहा है कि रेड्डी ने कहा है कि अगले, आज पहली डोज लग गई, 8 से 12 महीने में वो कोई 12-14 करोड़ डोजेस दे देंगे। पर अब ये जब तक 8 महीने में या 12 महीने में ये डोजेज आएंगी, तो जब तक ये लगेंगी, जब तक तो काफी देर हो जाएगी। हमको सारी वैक्सीन को अवेलेबल जितनी हो सकती है करवा देना चाहिए, और ग्लोबल टेंडर जिसकी बातें हो रही हैं, हमको बहुत जल्दी वैक्सीन चाहिए इंडिया के अंदर, और जितनी भी प्रोटेक्शन मिले उसमें चाहे 55% मिले जैसा कई लोग क्लेम कर रहे हैं, या 75% मिले, या फिर 90% मिले 2 डोज के बाद। हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत है। हर्ड इम्यूनिटी ऐसे नहीं आती कि आप 1 साल तक वैक्सीन लगाते रहें, जब तक तो कई लोगों को बूस्टर का टाइम आ जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी साइमल्टेनियसली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को इन्वॉल्व करके, क्योंकि यही एक एसोसिएशन है, उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं जो कि पूरे भारत के कोने कोने में, अब रूरल एरिया में भी जो बहुत ज्यादा संक्रमण शुरू हो गया है, कोने कोने में पहुंचना है, तो उनकी सेवाएं लेना बहुत जरूरी है। और हमारे सेंटर को, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको रीथिंक करना होगा अपनी पॉलिसीज के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी 200 बार से ज्यादा अपनी कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस चेंज कर चुके हैं, तो इस गाइडलाइन में इतना एडमेंट होने की जरूरत नहीं है। और मेरे विचार से इसको आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की असिस्टेंस इमीडिएटली लेना चाहिए। डॉक्टर लेले हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, और वो जब विलिंग है, जब सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी और जो कि इस टाइम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो सब के सब तैयार हैं, तो उनका साथ ना लेना, उनका एडवाइस एकदम से अडॉप्ट नहीं करने में तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हमारे हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर फार आउटरीच है, जो बहुत दूर दूर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको जरूरत है साइमल्टेनियसली। उसके लिए इस सब की जरूरत है। हमारे को ग्लोबल टेंडर सेंट्रल होना चाहिए। कुल मिलाकर राजेश सूद साहब भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। हम अपने पैनल के 3 सदस्य बात के, तीनों ही नाखुश है, तीनों ही असंतुष्ट हैं, तीनों की असहमति ये वर्तमान की सरकार की रीति नीति के अंदर है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय विश्नोई जी हैं। विश्नोई जी, एक समझदार भरी सरकार, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार, एक स्पष्ट बहुमत की सरकार देश के पास है, और उसके बावजूद भी इस सबसे बड़ी महामारी के दौर में इस कदर भ्रमित सरकार क्यों दिखाई दे रही है? अजय विश्नोई जी, थोड़ा आप खोज पाए अपनी पार्टी के संदर्भ में, अपनी सरकार के संदर्भ में। जी, पहली बात आपको बात करी कि आपने विद्वत इनम के सामने मेरे को बैठने और बोलने का मौका दिया जी। इस पैनल में 2 चिकित्सक हैं, बड़े ऊपर के लेवल के एक्सपीरियंस अनुभवी चिकित्सक हैं, और तीसरे हमारे सिंह साहब जो है वो चिकित्सकों के मंत्री हैं जी, और हमेशा उनके ज्ञान को मैंने सम्मान दिया है, सम्मान के योग हैं जी। तो मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां उन्होंने बात छोड़ी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रिसर्च बराबर चल रही है, और हम ये जानते हैं कि 6 की 6 वैक्सीन जो आई, इन वैक्सीन में कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसकी रिसर्च आज की तारीख में कंक्लूड हो गई है जी। मैं एक और शब्द की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा पूरे पैनल का। एक शब्द है EUA। ये क्या है? इमरजेंसी यूज एप्लीकेशन जी, है ना। इसके लिए हमने अभी जितने भी वैक्सीन बनी है, इसको इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन दिया गया। अभी इसको फाइनली प्रमाणित नहीं हुआ जी। अभी हम 18 साल से नीचे के लोगों को लगा सकते कि नहीं लगा सकते, कि फाइजर जो 15 साल में या 10 साल में होना चाहिए, सिंजोर जी जैसा बता रहे थे, वैसा शायद हम 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अनुभव में करना। इसीलिए जो कोविशील्ड का मामला आया, इंग्लैंड से भी वहां लगातार जारी है, और रिसर्च जारी है। तो रिसर्च करने के कारण उनके पास जो नया नया ज्ञान आता जा रहा है, वो ज्ञान के डोजों को बराबर देते चले जा रहे हैं। उसी डोज में वो 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, 16 हफ्ते की कहानी निकल के आई है। पर जो भी कहानी निकल के आई है, यदि हम वहां पर इंग्लैंड की रिसर्च को डिपेंड करेंगे, हमारे यहाँ जो रिसर्च नहीं हो रही, यदि इंग्लैंड में हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है, अमेरिका में हो रही है, पर हर एक का स्ट्रेन भी तो अलग अलग है। अमेरिका ने फाइजर जब अपने यहाँ भेजी थी, तो अपने ड्रग कंट्रोलर ने उसको इनकार कर दिया था, सिर्फ इस आधार से कि हमारे यहाँ का जो स्ट्रेन है
उस पर आपने जो ट्रायल की है उसका डाटा अभी उतना ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा डाटा है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि अमेरिका की फाइजर है इसलिए इमीडिएटली एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ये बात भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बहुत कम समय में एकदम से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत कम समय में हमको वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, उस वैक्सीन की रिसर्च आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। आज जो बदला गया है ये भी फाइनल नहीं है, हो सकता है कल की रिसर्च हमको कुछ और अनुभव बता दे, उस अनुभव के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। पर यदि हमको रिसर्च ये बताती है कि हमको जो भी प्रोटेक्शन मिलेगा इसी वैक्सीनेशन से मिलने वाला है, तो हमको इस वैक्सीन का भरोसा भी करना पड़ेगा, इस वैक्सीन को लगवाना भी पड़ेगा। इस वैक्सीन की जो रिसर्च होती चली जा रही है उसके जो परिणाम आ रहे हैं उस परिणाम से भी सहमत होना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल अजय जी, मैं 2-3 सवाल आपसे करता हूं। आपने बड़ी आसानी से इसको डिफेंड करना चाहा कि नई नई रिसर्च आ रही है उसके अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं। हमने आपकी जानकारी बताया कि जिस यूके की रिसर्च का हवाला दिया जा रहा है 22 फरवरी को उस रिसर्च का हवाला देते हुए वहां पर 12 हफ्ते के गैप को अनुमोदित कर दिया गया। आपने उसके 1 महीने बाद भी अगर गैप को बढ़ाया तो 6 से 8 हफ्ते के लिए बढ़ाया। और जब वैक्सीन की क्राइसिस है, त्राही त्राही मची हुई है, वैक्सीनेशन सेंटर जब बंद हैं, उस समय पर आप अचानक फरमान लेकर आते हैं कि इसे 12 से 16 हफ्ते के संदर्भ में संदेह पैदा होगा ही कि वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर यह फैसला लिया जा रहा है या अनुपलब्धता को लेकर अपना चेहरा बचाने के लिए सरकार यह फैसला ले रही है। एक दूसरा बिंदु जो आपके साथ में साझा करने का है, पहले कहा गया कि हम जब तक टेस्ट नहीं कर लेंगे, अपने यहां जांच नहीं लेंगे, तब तक अनुमति नहीं देंगे। परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताया गया है कि जिसको भी WHO ने मान्यता दे दी जिस वैक्सीन को, उसको भारत में अब तुरंत इस्तेमाल की अनुमति दे दी जाएगी। क्यों बदल गया आपका इसके संदर्भ में फैसला? जानने में दिलचस्पी है, आप इतने भ्रमित क्यों? स्पुतनिक वैक्सीन हमारी एस्ट्राजेनेका या कोवैक्सीन से पहले आ रखी थी, आपने उसकी अनुमति को 5 महीने तक टाल के रखा और अब अफरा तफरी में आप उसे लगाने की, प्रोडक्शन की भी अनुमति दे रहे हैं। क्या नहीं मानते जय विष्णु जी कि आप आत्मनिर्भर भारत कहलाने के गर्व के लिए, निर्भर भारत की ताली बजवाने के लिए आपने इस देश के साथ खिलवाड़ कर दिया? क्या इस सच्चाई को मानने से इंकार है आपका? देखिए, ऐसा है कि भारत अभी विश्व के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसका 60% प्रोडक्शन तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है जी। उस वैक्सीन का भी बाद में भी हमारे पास संख्या इतनी है कि उसके लिए हमको दूसरी वैक्सीन को भी लेना पड़ेगा जी। आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं तो मैंने इसलिए बताया कि हम आत्मनिर्भर बने। हमने भी इतने कम समय के अंदर एक वैक्सीन पैदा करी, दूसरी वैक्सीन पैदा करी, तो न सिर्फ हमने अपने लिए परंतु विदेश के लोगों को भी पहुंचाई। पर आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका में जब गई है हमारी, तो साउथ अफ्रीका से वो वैक्सीन वापस लौट के आ गई, क्योंकि तो उनके स्ट्रेन के लिए वो सक्सेसफुल नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि फाइजर थी, हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं थी। हम आत्मनिर्भर भारत को किसी भी हालत में शंका की दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, सिर्फ एक अकेला वैक्सीन के कारण नहीं। आत्मनिर्भर भारत हम बहुत से कारणों के कारण नहीं है। आप सिर्फ कोरोना की लड़ाई में कहीं आगे पीछे होने के कारण हम इस आत्मनिर्भर भारत को प्रश्न लगा दे, ये अपने आप में ठीक नहीं है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन का प्रोग्राम जो आज के तारीख में अखबार में छपा हुआ है, सरकार ने इस बात की तैयारी कर ली है कि दिसंबर तक हमारे पास 270 करोड़ डोजेज आ जाएंगे, जिसमें भी जो हमारी 18 साल से ऊपर की जितनी आबादी है उसको दोनों के दोनों डोज लग जाए। अब वो दोनों डोज के लिए हमको और महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तो इंतजार करना पड़ेगा। इसको जल्दीबाजी करने का कोई तरीका नहीं है, या हम इसमें शंकाओं के घेरे में इसको रख के वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रम की स्थितियां, आपको जल्दबाजी करने का कोई फायदा दिखाई नहीं था, इसमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज इस बात को लेकर है कि आज तक आपकी सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री ने यह स्वीकारा नहीं कि हां हम रणनीति में चूक गए। अफसोस इस बात को लेकर लोगों का है। आईएमए आपके साथ में बैठा हुआ इस कार्यक्रम के तहत आईएमए के पत्रों का जवाब देने की भी जहमत आपकी सरकार नहीं उठा रही। सहयोग लेने की बात तो छोड़िए, आपकी नीतियां इस कदर बदल रही हैं। आप तो स्वयं एक हॉस्पिटल का संचालन करते हैं जहां बिना किसी सर्विस चार्ज के वैक्सीन खुद लगवा रहे थे। 18 से 45 का नियम आया, आप लोगों से वो सुविधा भी छीन ली गई जो लोगों के लिए उपलब्ध थी। तो कुल मिलाकर आप किस नीति पर इस वैक्सीन कार्यक्रम को चला रहे हैं? जब 18 से 45 की अनुमति नहीं थी तो इस देश में 30 लाख लोगों को वैक्सीन हर दिन लग रही थी। 18 से 45 के लोगों को अनुमति दी गई, वैक्सीन 20 लाख से भी कम प्रतिदिन के एवरेज पर आ गई। क्या उपलब्धि है? इस नाकामी को लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं अजय विष्णु जी? देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा हम अपने अस्पताल में बिना सर्विस चार्ज की लगा रहे, वो हमारी सर्विस। इसी प्रकार से आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, आज नहीं परसों लिखा था। उस पत्र में भी मैंने उनसे इस बात को कहा है
कि जब पूरे देश में बहुत से ऐसे लोग, करोड़ों ऐसे लोग हैं कि जो गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी लेने छोड़ दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, तो इस वैक्सीन को लगवाने के लिए भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, तो उसके साथ थोड़ी सी एक अतिरिक्त सुविधा चाहिए जी। हम सबको फ्री में लगाएंगे, सबको मुफ्त में लगाएंगे, ऐसी जिद क्यों होना चाहिए? जब देने वाला पैसा देने के लिए तैयार है, आईएमए के डेरे साहब उसकी फ्री सर्विसेज देने और दिलाने के लिए तैयार हैं, तो इन सर्विसेज को हमको एक्वायर करना चाहिए और जो जहां से जिसको वैक्सीन मिल सकती है, जिसकी सर्विसेज का लाभ ले सकता है, जो पैसा देने के लिए तैयार है उससे पैसा ले। लोग ये कहते हैं हमसे आप दोगुना तिगुना चौगुना पैसा ले लीजिए, 4 लोगों को हमारे पैसे के बदले में फ्री में लगा दीजिए, हम इस बात में सहयोग करने के लिए तैयार है। तो वैसी ही वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम के बारे में सरकार को दोबारा इस बात को विचार करना होगा, मुफ्त वाली बात को धीरे से अलग करके, और जो पैसा देने तैयार है, जो ज्यादा पैसा देके क्रॉस सब्सिडी के लिए किसी गरीब की मदद करने को तैयार है, तो उसको भी स्वीकार करना होगा। मैं सोचता हूँ इस बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व को भी विचार करना होगा, राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री को भी, प्रधानमंत्री जी को भी विचार करना होगा। मैं उनको भी एक पत्र कर लिखने वाली। तो अजय विश्नोई जी भी कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे पैनल के साथ आ गए कि कुछ ना कुछ नीतियों में बदलाव की जरूरत तो हर दृष्टि दे। लेकिन मैं सिंहदेव साहब वापस आपके पास में आता हूं और 2-3 सवाल आपके संदर्भ में। आईएमए को भारत सरकार के स्तर पर तो कोई जवाब मिल नहीं रहा या सहयोग के लिए वो जिस तरीके से तत्पर हैं, पर जहां पर आपकी सरकारें हैं, अर्थात कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें हैं, वो आईएमए का सहयोग लेने के लिए कोई प्रयत्न कर रही है, वो भी नहीं दिखा। क्यों नहीं आपने आईएमए के माध्यम से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाना चाहा? थोड़ा रोशनी देंगे सिंहदेव साहब। आईएमए से हम लोग संपर्क में तो रहते हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क में रहते हैं जी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब भारत सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी तो आईएमए को हम लोग कैसे इन्वॉल्व कर सकते थे? जब भारत सरकार ने ये रिलैक्सेशन दिया कि निजी क्षेत्र में भी वैक्सीन आप जो हम आपको देंगे, राज्य सरकारों को देंगे, उसका हिस्सा आप निजी अस्पतालों को दे सकते हैं, तो हम लोगों ने निजी अस्पतालों को उपलब्ध भी कराया। तो आईएमए या निजी अस्पतालों को हम लोगों ने इस कार्यक्रम का सहभागी नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। और उसका कारण है कि जो वैक्सीन हमको उपलब्ध करा रहे थे, उनकी नीति थी कि पहले सरकार को लगाना है, फिर उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र में है, जैसा विश्नोई जी भी अभी कह रहे थे कि कोई पैसा दे के लगाना चाहे, तो हम लोगों ने वो उपलब्ध करा दिया था। 250 रुपए वहां पर लग रहे थे उस वैक्सीन के उस समय, 100 रुपए सर्विस चार्ज और 150 रुपए वैक्सीन के केंद्र सरकार के खाते में जमा करने थे। लेकिन उस समय भी अनुभव यही था, कम से कम छत्तीसगढ़ में, कि बहुत ज्यादा लोग नहीं गए प्राइवेट अस्पतालों में। कुछ गए, जिनको जाना था, जिनको सुविधा महसूस होती थी, वो गए और उन्हें लगाया। फिर भारत सरकार का एक पत्र आया कि अब निजी अस्पतालों से आप इसको रोकिए और उनके पास जो वैक्सीन है उनको वापस लीजिए। तो वो वैक्सीन वापस लेने तक की जब बात आई, तब फिर हम लोगों ने निजी अस्पतालों में ये कहा कि भाई आपके पास वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है तो आप वापस कर दीजिए, और जिनको पहला डोज वहां लगा है वो रजिस्ट्रेशन करके दूसरा डोज सरकारी व्यवस्था में निःशुल्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद भारत सरकार का एक और डायरेक्शन आया कि नहीं, अब राज्य सरकारों को और निजी संस्थाओं को 50% वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और अलग अलग रेट में वो खरीद सकते हैं। तो वो मार्केट में भी उपलब्ध हो गया एक हिसाब से। तो आईएमए या निजी क्षेत्र को इसमें दूर रखा गया राज्य सरकारों के माध्यम से, ऐसा नहीं है। हालांकि हम चाहेंगे जरूर ये कि पहली प्राथमिकता निःशुल्क वैक्सीन की अगर होती है तो वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा में और केंद्र सरकार ने जब 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की थी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया निर्मला सीतारमन जी ने इस बात को भी कहा था कि इससे ज्यादा भी पैसा लगेगा तो हम उपलब्ध कराएंगे। तो क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा थी इसलिए ऐसा प्रबंधन, और बीच में केंद्र सरकार के डायरेक्शंस आए थे कि नहीं हम देंगे राज्य सरकारों को, निजी अस्पताल भी अगर लगाना चाहें या कुछ लोग निजी अस्पताल में जाके लगाना चाहें, तो वो जो 250 रुपए वाली बात थी हमको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 2-3 सवाल है आपसे। आपके साथ मुझे सहूलियत है कि आप प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री भी हैं और इसके चलते जीएसटी जिसके संदर्भ में बताया जाता है पैसे नहीं है सरकार के पास, शायद इसलिए नीति बदल गई, थोड़ा इस पर भी दृष्टि डलवाएं। 35,000 करोड़ का बजट था, 35,000 करोड़ रुपया का खर्च होता तो निश्चित रूप से देश के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध हो जाती। अभी जो नीति बदली है, क्या कारण है जिसके कारण से केंद्र सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए 18 से 45 साल के संदर्भ में? वाकई जीएसटी के अंदर पैसे वैसे देश में आ नहीं रहे, हम लोग इतने बुरे हाल फटे हाल हो गए हैं सरकारों के स्तर पर कि अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखने लायक भी बोझ उठाना सहन नहीं कर सकते। एक सवाल। दूसरा आपसे जानना है कि जब
आपकी सरकार ने या तमाम जगह विपक्ष की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम तो निःशुल्क ही वैक्सीन लगवाएंगे, तो आपके द्वारा खरीदी गई वैक्सीन में क्या आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को उपलब्ध कराएंगे? ये भी एक सवाल है। इसके संदर्भ में किस नीति पर जाएंगे आप? इसमें हम उपलब्ध इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि सरकार जिस चीज को खरीदती है, फिर एक तरह से सरकार दुकानदार बन गई जी। या हमने काउंटर खोल दिया, हमने खरीदा और हम फिर उसमें एक तरह से व्यापार कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, या हम निजी क्षेत्र को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। फिर डिफरेंशियल रेट में क्यों जी? किस आधार पे हम 400 रुपए की वैक्सीन खरीद के और निजी अस्पताल को बोलेंगे कि आप 600 में लगाइए, या हम उनको 600 रुपए में वैक्सीन देंगे और बोलेंगे कि 100 रुपया सर्विस चार्ज लेके आप 700 में लगाइए। मैं अपने सवाल को संशोधित करता हूं थोड़ा। मेरा आशय निःशुल्क वैक्सीनेशन के संदर्भ में है। जैसे हमारे डॉक्टर जयेश लेले जी कह रहे हैं हम लोग निःशुल्क ये सर्विस देने के लिए तैयार हैं, तो आप सरकारी सेंटर बनाकर तो निःशुल्क वैक्सीनेशन करा ही रहे, आप तो किसी से पैसे ले नहीं रहे। तो अगर कोई निजी अस्पताल अगर निःशुल्क सर्विस देने के लिए तैयार हैं, बिना कोई पैसा लिए ही वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं जनहित में, क्योंकि लोग मर रहे हैं, तो क्या ये सहयोग लेने से कोई परहेज है सिंहदेव जी आपकी सरकार को या आप जैसी तमाम सरकारों को? परहेज नहीं होना चाहिए इस परिस्थिति में, क्योंकि वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने की बात है। वो सरकारी अमला लगाए पब्लिक के पैसे से, या समाज सेवी संस्था के रूप में काम करने वाले निजी अस्पताल अगर आगे आते हैं और कहते हैं कि हम लगाने को तैयार हैं, हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल नाम चढ़ाना, पोर्टल पे चढ़ाना, ये जो तकनीकी छोटी तकनीकी बात होती है, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि अगर कोई शुल्क में अंतर नहीं है तो सेवा का केंद्र एक ये है, वो भी अस्पताल है। आप देखिए कि AEFI के लिए भी जगह है, उसके लिए भी जगह है, 4 कमरों की व्यवस्था है जो ICMR के गाइडलाइंस हैं। कोई कारण नहीं है कि उसमें रोक लगनी चाहिए। और जहां तक पैसों की बात आपने कही, तो ऐसी स्थिति ना तो देश की अभी है ना प्रदेशों की ऐसी है तो उनके पास पैसे ही नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत अंदर की जानकारी नहीं है, लेकिन 35,000 करोड़ में बताते हैं कि 4,700 करोड़ ही अभी तक खर्च हुए हैं वैक्सीनेशन में जी। तो पैसों की बात नहीं होनी चाहिए। जो क्रिटिसिज्म हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में क्रिटिसिज्म हुआ, ये बात आई कि नहीं हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, तो राज्यों ने कहा कि भाई ये तो फिर हमारी गलती हो जा रही है कि वैक्सीन नहीं है, राज्य सरकारें बैठी हुई हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं, वैक्सीनेशन क्यों नहीं कर रही हैं। यहां से जो विवाद हुआ और आलोचना भी हुई, केंद्र सरकार की भी आलोचना हुई कि भाई भतीजावाद हो रहा है, गुजरात को ज्यादा दे दिया, महाराष्ट्र को कम दे दिया। तो इसमें रिएक्शन जो केंद्र सरकार का आया वो मुझे लगता है कि उतना मैच्योर नहीं था। आलोचना सुनने की क्षमता प्रजातंत्र में हमको बिल्कुल होनी चाहिए और काम में नीतिगत हमको बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार के उस निर्णय से पूरी तरह से सहमत रहा और आपके भी चैनलों में हर जगह मैंने कहा एक व्यक्ति को खरीदना चाहिए, एक संस्था को खरीदना चाहिए और वहां से उसका वितरण होना चाहिए। इससे केंद्र सरकार को हटना नहीं चाहिए था। इससे केंद्र सरकार को हटना नहीं चाहिए था। पैसे की कोई कमी भी नहीं थी जिसके तहत इसको नहीं किया जाता। लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जयेश लेले जी आपके पास में आते हैं कि आने वाले समय में इस महामारी के अंतर्गत सरकार जिस नीति पर जा रही है, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? क्या वाकई हम लोगों को उस तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे जिसके अंतर्गत दावा किया जा रहा है कि हम जंग जीतेंगे, या इस तरीके आधे अधूरे फैसलों के साथ में हम इस जंग को लंबा करते जाएंगे? आज के तारीख में हमारे काफी डेफिशिएंसीज है जी। वैक्सीन तो हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिया, वैक्सीन एक चीज है जी। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक टाइम पे हमारे पास बेड्स, सिंपल ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं थे और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम लोग घर में नॉर्मल पेशेंट है उसको होम क्वारंटाइन करके ऑक्सीजन का सप्लीमेंट देके कर नहीं सक रहे थे। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जितना गवर्नमेंट कंसंट्रेट कर सकेगी उसमें लोग जल्दी से जल्दी रिकवरी में भी हो जाएंगे और आगे जाके हमको जैसे वेंटिलेटर का बेड जरूर पड़ रहा है या हम लोगों को आईसीसीयू बेड जरूर पड़ रहा है, वो जरूरी जो है वो बेड जो है वो कमती हो जाएगी क्योंकि नीचे के लेवल के ऊपर जो ऑक्सीजन लेवल बेड्स है वो करेंगे। तो उन्होंने आज के तारीख में अभी हमारे पास टाइम है तो ऑक्सीजनेटर कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट, एक नॉर्मल ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के लिए 1.5 से 2 महीना लगता है। तो जितने भी स्टेट्स है या जितने भी संस्था है ऑक्सीजन अगर प्लांट तैयार करके ऑक्सीजन अगर बेचने का चालू करती है तो उसको वॉर फुटिंग के ऊपर मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन देना चाहिए।
बाकी रही जो मेडिसिन की बात है, वो मेडिसिन की बात जो जैसे रेमडेसिविर है या स्टेरॉइड्स है या जो भी मतलब हायर लेवल है जो जरूरी पड़ता है, वो पूरे एंटीबायोटिक जो है वो हॉस्पिटल में ही लगता है। लेकिन जो लोअर लेवल है, जैसे हम लोग क्वारंटाइन रख के उनको फोन के ऊपर एडवाइस करके टेलीमेडिसिन, जो हम लोग आज आईएमए लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप ऐसा ये चीज टेस्ट कर लो, आप घर में ये चेक करो, इसका रिपोर्ट बताइए, और वीडियो कॉल करके हम उनको जो एडवाइस दे रहे हैं उसमें एक ऑक्सीजन अगर एडिशनल सिलेंडर हमें मिल जाएगा तो वो पेशेंट को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम लोग ऑक्सीजन दे देंगे और उसको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पहले समझता हूँ कि हम लोग को सेकंड वेव जब भी जाएगा तभी ठीक हो जाएगा, लेकिन थर्ड वेव आने के पहले हमको पूरा ऑक्सीजन का अभी जो है उसका रिक्वायरमेंट कम से कम 1.5 गुना तैयार करके रखना चाहिए। आने वाले समय के लिए तैयारियों की जरूरत बता रहे हैं डॉक्टर जयेश ले लीजिए। लेकिन डॉक्टर राजेश सूद जी, मैं अभी भी वैक्सीन पर ही रहना चाहता हूं इस विषय के संदर्भ में। वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। आज का एक बड़ी घटना यह हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा नो मास्क कहते हुए अपना मास्क हटाया और यह कहते हुए हटाया कि जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं अब उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, जहां पे 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस आए, वो इस मुकाम तक पहुंच गया इस वैक्सीन कार्यक्रम के तहत। और हमारे वैक्सीन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हालत यह है कि गांव-गांव में महामारी तांडव मचा रही है। गांव के गांव बीमार पड़ रहे हैं, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। और हम अपने वैक्सीन कार्यक्रम को तकनीक के साथ चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ओटीपी आए, उस ओटीपी के माध्यम से कंफर्मेशन हो, तब वैक्सीन लगाएं। क्या आपको लगता है भारत जैसे देश में इस तरीके से वैक्सीन कार्यक्रम सफल हो सकता है, या हमें जरूरत है जैसे पोलियो का कार्यक्रम हमने चलाया, लोगों के घर घर पहुंचकर हमने पोलियो की ड्रॉप पिलाई, तब जाके पोलियो से जंग जीता था हिंदुस्तान। ऐसा अनुभव प्राप्त देश इस महामारी के दौर में तकनीक के माध्यम से क्या साबित करना चाह रहा है डॉक्टर? देखिए, आपका कहना बिल्कुल मैं सहमत हूं आपके कहने से, क्योंकि जो हमारा जो हेल्थ मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो ललित साहब ने बात की। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कमियां जो हैं वो एक्सपोज हो गई इस महामारी से। और मैन पावर के बारे में, मैन पावर हमारे पास 3 में डिवाइडेड है। एक मैन पावर हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के तंत्र में तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ, जो हम लोग सरकारी तौर पे जो भी कुछ हमारे पास डायरेक्शंस आ रही हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। और तीसरा हमारा है एनजीओ। आप जो पोलियो की बात कर रहे हैं, उस टाइम हमने बहुत लार्ज स्केल पे रोटरी लाइंस वगैरह की मदद ली थी एनजीओस की, और यही हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम यहाँ पे दिल्ली के अंदर, जब यहाँ से पायलट शुरू हुआ था। और अब क्यों इसको हेजिटेट किया जा रहा है? हमको इस सारे सर्कल से बाहर आना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा ये डिले हुआ है उसकी वजह से सेकंड वेव काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। वेव्स तो आती हैं, हमारे जो स्पेनिश फ्लू था 100 साल पहले, उसकी भी 3 वेव आई थी, अब 3 भी आ सकती हैं, 4 भी। पर अगर वैक्सीन का कार्यक्रम इस तरीके से चला तो हमारी तीसरी वेव जब आएगी हम और भी कमजोर पाएंगे। जहां तक हमारा ये है कि हम 8 महीने में या 12 महीने में स्पुतनिक की एडिक्वेट डोजेज आ जाएंगी या पूरे 1 साल में, जब तक कितने म्यूटेशन हो जाएंगे ये तो पता ही नहीं है। हमारे हर महीने इसमें 1 से 2 म्यूटेशन हो रहे हैं। और ये कहना, जैसा कि हमारे बिश्नोई जी ने कहा कि हमको देखना पड़ेगा, म्यूटेशंस की वजह से कुछ डोजेज वापस आ गई, कुछ हमारे यहाँ से चली गई, जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमको अभी म्यूटेशन की तरफ बिना ध्यान दिए हमको जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया को वैक्सीनेट करना होगा एक साथ। और जल्दी से जल्दी, चाहे आप सेंट्रल से ग्लोबल टेंडर करें और जैसे भी करें, और पैसा भी अवेलेबल है, इसको जल्दी से करें। और इसको करने का एक ही तरीका है, आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो एक सरकारी है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आईएमए का है जो 2.5 लाख 3 लाख डॉक्टर्स अवेलेबल है, विदाउट चार्ज सर्विस देने को तैयार हैं। और तीसरा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कुछ लोग पैसा देके और करने को तैयार है। मेरे पास बहुत अप्रोच आती है कि कहीं लगवा दीजिए, हमको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। ठीक है, वो सर्विसेज करके अगर कुछ अफोर्डिंग कम्युनिटी है वो करना चाहती है उनको करें। हमको गांव गांव, शहर शहर और पूरे हिंदुस्तान में एक बार फुटिंग पे करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट वेव की वेट कर रहे हैं, इसमें हम लोगों की नेक्स्ट वेव आएगी वो इससे भी ज्यादा खराब आएगी। और इसलिए
हमको ये प्लानिंग्स जो हो रही हैं 8 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हमारे पास इतने करोड़ डोज हो जाएंगी, हो सकता है सब बेकार हो जाए, सब बेकार हो जाए। डॉक्टर राजेश सूद इस बात से बहुत ही नाखुश हैं कि आप जितने लंबे अंतराल के आधार पर इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन जनता के बीच में रहने वाले अजय विश्नोई जी, मैं वापस आपके पास उसी सवाल को लेकर आता हूं जो डॉक्टर राजीव जी के साथ था कि क्या सोचकर सरकार काम कर रही है इस समय देश की। क्या गांव में रहने वाले व्यक्ति के संदर्भ में आप जैसे जनप्रतिनिधि भी इसी अपेक्षा के साथ हैं कि वो बाकायदा पोर्टल पे जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उसके बाद में उसका नंबर आएगा तब जाके वो वैक्सीन लगवाए? क्या 80 साल के, 75 साल के, 60 साल के लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी शहर भी नहीं देखे हैं उनको आप इसके माध्यम से वैक्सीनेट करेंगे, या आपने तय कर लिया है कि देश में आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ कम हो ही जानी चाहिए, इसलिए इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए? यदि हम वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे और स्लॉट नहीं लेंगे तो जो वैक्सीनेशन सेंटर पे मारामारी मचेगी उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैं हिमांशु जी जैसे फोरम पे चूंकि लेले साहब बैठे हैं, IMA के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने कुछ विषय अदर भी छेड़े हैं, मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा, पर लेले साहब से एक निवेदन इसके माध्यम से करना चाहता हूँ, IMA के सभी डॉक्टरों पर करना चाहता हूँ। तो IMA सर्विस क्या देगी वैक्सीनेशन में? वैक्सीनेशन का काम तो पैरामेडिकल स्टाफ कर लेता है, उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पर जैसे मेरे हॉस्पिटल में मैंने बिना सर्विस चार्ज के लिए हुए वैक्सीनेशन करवाया था 40+ ऊपर वाले लोगों का, लेले साहब से मैं पूछना चाहता हूँ IMA के और कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने फ्री ऑफ चार्ज और सर्विसेज ये दी हूँ? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्या हम IMA के डॉक्टर्स को ये कह सकते हैं इस महामारी के काल में वो भी मुनाफाखोरी से बचें? आज जबलपुर जैसे 3 टियर सीट में जो आपके डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अस्पतालों के बिल उठा के देखेंगे 3-3 हजार रुपए पर डे पर पेशेंट वो विजिट चार्ज ले रहे हैं। कोई 2,000 ले रहा है, कोई 1,000 ले रहा है, और एक दिन में 100 लोगों को विजिट कर रहे हैं। हम क्या आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि नॉर्मल 500 रुपए की फीस पे आप विजिट कीजिए? क्योंकि IMA कुछ योगदान दे सकता है तो मैं सकता हूँ पूरे देश में हम इस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों के बढ़ते हुए बिल हैं उसको कम करने की दिशा में निश्चित रूप से IMA से सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। शिवांशु जी माफ करना, मैंने विषय को थोड़ा डाइवर्ट किया, पर लेले साहब की उपस्थिति का मैंने लाभ लेने की कोशिश करी, इसलिए मैंने इस विषय का मुद्दा है और मैं जब डॉक्टर जयेश लेली जी के पास जाऊंगा तो इस पर बात भी करूंगा। लेकिन अजय विश्नोई जी, फिर मेरा आपसे सवाल को दोहराता हूं, गांव देहात में रहने वाले लोगों को क्या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? आपने तय कर लिया, आपने बड़ी आसानी से दलील दे दी कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ लग जाएगी तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर अब इस देश में जिंदा वही रहेंगे जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, जिन्हें तकनीक का उपयोग आता है, वो उस व्यवस्था के तहत पहुंचे और वैक्सीनेट हों। बाकी जो अनपढ़ है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास सुविधा नहीं है, उसके लिए अब इस देश में जिंदा रहने का अधिकार सुरक्षित नहीं रह गया है। क्या एक जनतांत्रिक सरकार की व्यवस्था में, क्या एक लोकतांत्रिक देश में यह अपेक्षा करना गुनाह हो गया कि आप लोगों को उनके घर तक पहुंचकर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? क्या यह अपेक्षा बेमानी है अजय विश्नोई जी? हिमांशु जी, ग्रामीण क्षेत्रों का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वास्तव में बहुत ज्यादा लचर है पूरे देश भर में। आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद में वो पत्र आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप उसमें पढ़ेंगे। मैंने उदाहरण दिया है, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर हमारे हॉस्पिटल को मजबूत किया, ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आज की तारीख में हमने 70 बिस्तर के ऑक्सीजन बेड अपने यहाँ उपलब्ध करा लिए। हमने जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है जो पूरा हम कोविड का ट्रीटमेंट गांव के अंदर उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कर सकते हैं। तो हमारी अपेक्षा आज हमने व्यक्त ये की है कि हमारे अस्पताल के तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों को विधायकों की सहमति लेके और उनसे जनता के सहयोग लेके उसको मजबूत किया जा सकता है। जब वो मजबूत हो जाएंगे तो फिर वैक्सीनेशन सेंटर वहां पर हम बनाते। आज गांव में जाके, घर घर में जाके। साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपके प्रयासों के लिए मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन आप बात के मुद्दे को थोड़ा समझें। इस देश में एक कोविन ऐप चल रहा है जिसके बगैर वैक्सीनेशन संभव नहीं है 45 साल से ऊपर के लोगों के संदर्भ में। वो वैक्सीन आपको तभी लग सकती है जब आप उस ऐप पर रजिस्टर्ड होते हैं। क्या आप जैसा जनप्रतिनिधि इसमें बदलाव की मांग करेगा या पार्टी की रीति नीति के चलते इस पर मौन रहेगा? सरल करना पड़ेगा ताकि इस विधा से जानकार लोग जो नहीं है
वो भी किसी प्रकार से अपने आप को स्लॉट पा सकें, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और अपने गांव के पास के क्षेत्र में आपके सेंटर में जाके पा सकें। तो अजय विश्नोई जी भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि बात में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन सिंहदेव साहब, आपका तो जो क्षेत्र है उसमें तो बड़े स्तर पर ग्रामीणों की मौजूदगी है। इस तकलीफ से कैसे निजात पा रहे हैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप? कैसे गांव देहात में रहने वाले लोगों का भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, या केंद्र सरकार की और ही टकटकी बांधे देख रहे हैं आप कि वो कुछ करेंगे तो आप भी कुछ कर देंगे? ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है हिमांशु जी। जो लोग मोबाइल से रजिस्टर कर रहे हैं उनका मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे व्यवस्था बनती है और डायरेक्टली भी ऑन साइट आके भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। तो ये दिक्कत नहीं आएगी कि जिनके पास मोबाइल या एंड्रॉइड फोन नहीं है वो उनका वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड नहीं होगा। कम से कम छत्तीसगढ़ में तो ऐसे ही चल रहा है और जगह भी होगा ऐसे। शायद विश्नोई जी उसको 18 से 45 साल के संदर्भ में भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको पहले से ही स्लॉट बुक करा के ही अपना वैक्सीन लगाना है। ये कोविन ऐप के अंतर्गत जब 1 तारीख को अनुमति आई, ये व्यवस्था ही बनी। क्या कहेंगे सिंहदेव साहब? ये तो भारत सरकार की व्यवस्था है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ये सिंहदेव साहब का कहना है। लेकिन मैं फिर आपको दोहराता हूं सिंहदेव साहब, 18 से 45 साल के संदर्भ में भारत सरकार ने जो प्रावधान बनाए हैं उसके अंतर्गत ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, और आपने उसका काउंटर करते हुए खुद अपना ऐप डेवलप कर दिया छत्तीसगढ़ में। तो आपने 18 से 45 साल के संदर्भ में कोविन ऐप के माध्यम से आप कोई रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहे हैं। आप इस देश के अंतर्गत जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था को मानने से इंकार कर चुके हैं। तो आप इस बात का दावा कैसे कर ले रहे हैं? क्योंकि हम दोनों चीज कर रहे हैं हिमांशु जी। एक कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, हमने कोविन ऐप के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से, हमारे अधिकारियों ने बात की कि आप जो हम पैमाना बना रहे हैं राशन कार्ड इत्यादि का, आप ये राशन कार्ड 99% आधार सीडेड है, आप इसको उसमें इंक्लूड कर लीजिए कोविन पोर्टल में। उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके जो पैमाने हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने अलग रजिस्ट्रेशन, और आप देखें कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन चालू हुआ तो पोर्टल तो था ही नहीं, कोविन पोर्टल पे भी लिखा नहीं जा रहा था। सब केंद्रों में रजिस्टर उपलब्ध करा दिए गए थे और अलग अलग श्रेणी के लोगों को लिपिबद्ध रजिस्टर में नोट किया जा रहा था कि पोर्टल जब बनेगा तो हम उसमें चढ़ा देंगे। और जब पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो ये अभी रजिस्ट्रेशन का लॉन्च हुआ है, वैक्सीनेशन का भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जितना एक दिन में जिस केंद्र में वैक्सीनेशन होना है उतना तक वो रजिस्ट्रेशन लेगा और फिर रुक जाएगा, ताकि ओवरफ्लो नहीं आना चाहिए। और ऑन साइट भी चल रहा है छत्तीसगढ़ में और ऑनलाइन भी चल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में व्यवस्था है। लेकिन मैं डॉक्टर जयेश ले लीजिए, आपके पास में उस मुद्दे पर आना चाहता हूं जो अजय विश्नोई जी ने उठाया कि आप सारी बात कर रहे हैं, पर इस समय पे जो लूट मची हुई है हॉस्पिटल के माध्यम से, अजय विश्नोई जी का जबलपुर तो थोड़ा शरीफों का शहर हो गया कि उन्होंने 1000, 2000 और 3000 तक है। हम जिस शहर में बैठे हैं यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये के विजिटिंग चार्जेस के बिल आए हुए हैं। सिंहदेव साहब उससे निपट रहे हैं, उसके संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल में भी कार्रवाई हो रही है। यह महामारी में जो अवसर तलाशा गया है, इसको लेकर आईएमए कुछ कर रहा है या केवल सरकार पर ही सवाल उठा रहा है? इसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप डिस्कशन में बैठेंगे तो 2 घंटा डिस्कशन करना पड़ेगा, बिकॉज जरा उसमें बहुत काफी पॉइंट्स है। और इसमें RMPJY और जैसे सेंट्रल जो रेट्स है वो गवर्नमेंट ने काफी जगह पे रेट नक्की करके दिए है, वही हिसाब से है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि शुरू में जैसे लास्ट ईयर टिल December 20 हमारे 747 डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए थे। उनको किसी को मेरे ख्याल से 280 डॉक्टरों को खाली गवर्नमेंट ने क्लेम दिया है, बाकी किसी को पैसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। और आज के तारीख में ये जो वेव चल रहा है उसमें 220 डॉक्टर 1 अप्रैल के बाद में एक्सपायर हो गए। तो ये जो डॉक्टर एक्सपायर होते हैं, तो आपको अगर मालूम होना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं कि इसमें आप जैसे PPE किट जास्ती लगता है, मास्क जास्ती लगता है और उसका ओवरहेड स्टाफ जास्ती लगता है, वो स्टाफ घर पर खुद IMA के साथ में हम लोग ने IRD के साथ में हम लोग एक कॉस्टिंग का स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग गवर्नमेंट को स्टडी करके दे देंगे। और इससे कोविड का स्टडी भी हमारे पास में, हमको मालूम था कि ये चीज आने वाला है। लेकिन जैसे इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो एकदम जैसे एकदम 5 स्टार टाइप जैसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है, तो उसके बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ। स्मॉल नर्सिंग होम बाय एंड लार्ज काफी जगह पे नर्सिंग होम्स के रेट कंपेरेबल है और वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड रेट सब जगह पे है।
और खाली उन्होंने 2 या 3 चीजें कि वो एक्चुअल्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो वो हिसाब से मैं समझता हूं कि ये उनका जो पॉइंट मैंने आंसर कर दिया है। तो लेले साहब ने कुल मिलाकर उस विषय के संदर्भ में बताया कि हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंहदेव साहब आखिरी बातचीत आपसे करना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या नियमों में बदलाव का ये सिलसिला जारी रहेगा या ये अंतराल को आप जैसा सुधीर व्यक्ति आखिरी परिवर्तन के तौर पर देख रहा है कि अब इसके बाद में हमें कोई नया फरमान नहीं मिलेगा, नहीं तो पता चलेगा कि वैक्सीन 4 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि 1 साल के बाद अगर आप लगवाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपको सुरक्षित करेगी। क्या इस तरीके के किसी खिलवाड़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए या इसे हम आखिरी परिवर्तन के तौर पर माने सरकार के स्तर पर? हिमांशु जी, अब तो मजाक हो जाएगा अगर फिर से परिवर्तन हुआ। अब ये कहा जाएगा कि 6 महीने बाद दूसरा लीजिए, अब मजाक हो जाएगा। और इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए देखें, मेरे घर में जब वैक्सीन लगाई थी तो ये 6 से 8 हफ्ता का प्रोटोकॉल आया था, तो मैंने घर में बोला कि आप 6वें हफ्ते के बाद मत लगाना, आप 8वें हफ्ता पूरा होने के बाद लगवाना और लेट हो सके तो 12 हफ्ते तक लगाना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल ये माना गया है। लेकिन हमको लगेगी नहीं वैक्सीन, तो इसलिए लगा लीजिएगा 8 हफ्ते पूरे होंगे। तो ये परिवर्तन जान के ऐसा खिलवाड़, अब खिलवाड़ सा दिखेगा। खिलवाड़ तो सिंहदेव साहब आपके साथ खुद हो गया। आपने खुद ही परसों वैक्सीन लगवाई है। कोरोना संक्रमित होने के 1 महीने बाद प्रोटोकॉल के जगह बताया गया था कि आप 1 महीने बाद लगवा सकते हैं, और आज फरमान आया है कि 6 महीने बाद लगवाना चाहिए। आपके साथ तो सरकार ने खुद खिलवाड़ कर दिया, एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ खिलवाड़ हो गया। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? और अब मैंने वास्तव में हिमांशु जी वैक्सीन तो 1 तारीख को ली थी। ये वैक्सीन हेजिटेंसी के दौर में मैंने कहा कि अब मैं अपनी पिक्चर पोस्ट कर दूं कि नहीं मैंने भी लगाई है, शायद कुछ लोग प्रोत्साहित हो। और 6 हफ्ते तक डॉक्टर्स ने कहा था, तो संक्रमित होने के नेगेटिव आने के 6 हफ्ते तक मैंने इंतजार किया, तो फिर 1 तारीख को 1 मई को लगा लिया था। अब तो मैंने लगा लिया और 28 दिन पूरे होने वाले हैं 28 मई को। 29 तारीख को मेरा नंबर है, तो 29 तारीख को ज्यादा बढ़ाऊंगा तो 2 हफ्ते और, 4 से 6 हफ्ते वाला प्रोटोकॉल। लेकिन ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। हमारे विशेषज्ञों को भी अंतर्राष्ट्रीय जानकारियां जो हमसे 2-3 महीने पहले पहुंच रही हैं, उनको जान समझ के एक बार की का निर्णय देना चाहिए। बार बार ये बदलाव अच्छा नहीं। क्योंकि आपके संदर्भ में मैंने ये टिप्पणी इसलिए की क्योंकि आज केवल 3 महीने के अंतराल के संदर्भ में फैसला नहीं आया है। ये भी कहा गया कि जो कोरोना संक्रमित हो चुका है उसे 6 महीने के बाद ही वैक्सीन लगेगी। तो ऐसे में सिंहदेव साहब जैसे लोग भी ये सोच रहे होंगे उनके साथ डॉक्टरों ने अभी खिलवाड़ किया है, या जो लोग कोरोना संक्रमित हो रखे हैं उनके साथ विशेषज्ञ आने वाले समय के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके उत्तर समय रहते मिलने चाहिए। यह समय महामारी का है, मखौल का नहीं। कम से कम सरकार के स्तर पर फैसले ऐसे हों जिनसे भरोसा पैदा हो, ना कि भ्रम। इतनी अपेक्षा के साथ उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कोई स्पष्ट दिशा देश में देखने को मिलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस भरोसे को लेकर उठते सवालों पर ही है। चाहे बात देश के संदर्भ में हो चाहे प्रदेश के संदर्भ में, हुक्मरानों को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि नसीब से ज्यादा भरोसा किया था तुम पर, नसीब से ज्यादा भरोसा किया था तुम पर, नसीब इतना नहीं बदला जितना तुम बदल गए। इस बदलाव को देखना बड़ा दुखद है। उम्मीद है कि आप कुछ बदलाव लाएंगे ताकि हमारा भरोसा जैसा पहले था उसे बरकरार रख पाने में हम सफल हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।